Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 3, The Delhi Sultans from class 7th History, NCERT syllabus, semester 1. Hello students, let's continue our chapter 3, Delhi Sultans. A closer look, administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators, rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors. The early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service, called bandaga. In Persian, they were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon the master, the Sultan could trust and rely upon them. तो दिल्ली सल्तनत के रूप में राज्य के एकीकरण के रूप में रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है कि अगर आपके पास राज तो है लेकिन उसको उस राजपाट को चलाने के लिए एक अच्छे जो कामकाज वाले जो पर्सन हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो राजा थे तो जो दिल्ली सल्तनत थी तो दिल्ली सल्तनत के पास रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की उनको ज़रूरत थी अपने राज्य को चलाने के लिए। तो अरिस्टोक्रेट्स और ज़मीन वाले जो सरदार थे उनको नियुक्त करने और शासक के रूप में नियुक्त करने की बजाय शुरुआती सुल्तानों ने क्या किया, विशेष रूप से जो इल्तुतमिश थे उन्होंने अपने विशेष जो दास थे यानी कि जो स्लेव थे उनको मिलिट्री सर्विस के लिए खरीद के लिए वो लेकर आए, जिसे फ़ारसी में बंदागा कहा जाता है। तो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों में से कुछ को सावधानी पूर्वक एकदम ट्रेन किया गया था और वे पूरी तरह से अपने मास्टर पर डिपेंड थे और सुल्तान उन पर पूरी तरह से भरोसा करते थे। अगर सुल्तान वहाँ पे नहीं होते तो भी वो उन पर विश्वास करते थे कि ये एकदम सही काम करेंगे। Slaves rather than sons. The sultans were advised, a slave whom one has brought up and promoted must be looked after for its needs a whole lifetime, and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. तो सुल्तान को क्या एडवाइस किया गया था कि एक गुलाम जिसे किसी भी मास्टर द्वारा पाला गया हो या फिर बढ़ावा दिया गया हो तो उसकी जीवन भर उसकी देखरेख रखनी चाहिए, क्योंकि उसे एक योग्य और अनुभवी गुलाम को खोजने के लिए जीवन भर और एक अच्छे भाग्य की ज़रूरत होती है। तो समझदार पुरुषों ने कहा है कि एक योग्य और अनुभवी दास एक बेटे से भी बेहतर है। The Khaljis and Tughlaqs continued to use bandaga and also raised people of humble birth, who were often their clients, to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. तो खलजीज और तुगलक ने इन बंदागाह को इस्तेमाल जो था वो जारी रखा और जो लोग जन्म से विनम्र थे यानी कि जो हम्बल थे उनको उन्होंने क्या किया, उच्च राजनीतिक पदों पर उभारा जो अक्सर उनके क्लाइंट्स थे और इन्हें जनरल्स और गवर्नर्स के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि इसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक एलिमेंट भी पेश किया है, मतलब इसकी वजह से राजनीतिक काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो गई थी। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. New sultans had their own servants. As a result, the occasion of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. The patronage of this humble people by the Delhi Sultans also shocked many allies, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices. तो ये जो दास थे और ये जो क्लाइंट्स थे ये अपने स्वामी और पैट्रन्स यानी कि जो संरक्षक के प्रति वफादार थे, लेकिन अपने उत्तराधिकारियों के लिए नहीं थे। नए सुल्तानों के अपने सेवक थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक नए सम्राट के आगमन में मतलब जैसे ही एक नया सम्राट कोई आता है तो अक्सर जो पुराने और जो नए जो
बड़े बड़े लोग थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा गया, संघर्ष देखा गया। तो दिल्ली सुल्तान द्वारा इन विनम्र लोगों के बचाव में कई बड़े बड़े लोगों को भी झटका दिया और फारसी तारीख के लेखकों ने उच्च पदों के लिए कम और ऐसे आधार जीवित की नियुक्ति के लिए दिल्ली के सुल्तानों की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की। उन्होंने काफ़ी इनको क्रिटिसाइज़ किया कि क्यों ये नीचे लोगों को ऊंची ऊंची पोस्ट दे रहे हैं इस तरह से। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुमार, अ वाइन डिस्टिलर, फिरोज अज़ाम, अ बार्बर, मनका तब्बक, a cook, and 2 gardeners, Lada and Pira, to high administrative post. Ziauddin Barani, a mid-14th century chronicler, reported their appointments as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule. तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने यहाँ पे बताया कि एक अजीज़ खुमर थे, फिर वो जो कि एक शराब के भट्टीदार थे, फिरोज़ हज़ाम जो कि एक नाई थे, मक्का तब्बक एक रसोइया और 2 बागवानों लद्दा और पीरा को एक उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। तो जो ज़ियाउद्दीन दुरानी थे जो कि 14वीं सदी के क्रॉनिकलर थे यानी कि इतिहासकार थे, जिन्होंने उनकी नियुक्तियों को सुल्तान के राजनीतिक निर्णय के नुकसान और शासन करने की उनकी अक्षमता के संकेत के रूप में बताया था। Next is, like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These lands were called Iqta and their holder was called Iqtidar or Mukti. The duty of the Mukti was to lead military campaigns and maintain law and order in their Iqtas in exchange for their military service. The Muktis collected the revenues of their assignments as salary. They also paid their soldiers from these revenues. Control over Muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the Muktis. Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. तो पहले के जो सुल्तान थे तो पहले के सुल्तानों की तरह जो खिलजी और तुगलक राजाओं ने अलग अलग आकार के क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में सैन्य कमांडरों को नियुक्त किया। तो इन ज़मीनों को कहा जाता था इक्ता और इनको जो रूल करता था, इनके ऊपर जो पूरा कंट्रोल करता था, तो इसको कहा जाता था इक्तदार या फिर मुक्ति। तो मुक्तिस का कर्तव्य था, उसकी ड्यूटी थी कि जितने भी मिलिट्री कैंपेन है उसका वो नेतृत्व करता था और अपने इक़्तिदारों में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाए रखते थे। उनकी जो मिलिट्री जो सर्विस थे उसके बदले मुक्तिस ने सैलरी के रूप में अपने असाइनमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट किया। तो उन्होंने अपने सैनिकों को भी इन रेवेन्यू से भुगतान किया। अगर उनके कार्यालय यानी कि उनकी ऑफिस को वहाँ से ना हटाया जाए तो मुक्तीस पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता था। तो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान इन कठोर परिस्थितियों को कठोरता से एकदम बहुत ज़्यादा हार्शली इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। मुक्तिस द्वारा इकट्ठा किया गया इस रेवेन्यू की मात्रा जो थी उसकी जांच करने के लिए राज्य द्वारा अकाउंटेंट नियुक्त किए गए थे। तो वो इस बात का ध्यान रखते थे, इस बात का वो ध्यान रखा जाता था कि जो मुक्तिज़ हैं उनके द्वारा केवल राज्य द्वारा निर्धारित करों के बिल इकट्ठा किए जाए और उन्होंने जितनी सैनिकों की ज़रूरत है उतनी ही संख्या रखी है या उससे ज़्यादा तो नहीं रखी। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती थी। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samant, aristocrats, and rich landlords to accept their authority. Under Alauddin Khalji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled, and they were also forced to pay taxes. The Sultan administration measured the land and kept careful accounts. Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as revenue collectors and assessors. There were 3 types of taxes. First, on cultivation called kharaj and amounting to about 50% of the peasants' produce. Second, on cattle and third, on houses. तो जैसा कि दिल्ली सुल्तानों ने अपने कंट्रोल में कई हिंटरलैंड्स को कर लिया था
उन्होंने लैंडेड चीफ्टेंस को, सामंतों को और अमीर ज़मींदारों को अपने अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन राज्य अपने राजस्व के तहत लैंड रेवेन्यू का मूल्यांकन और कलेक्शन दोनों ही अपने अंडर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो जो लोकल चीफ्टेंस थे उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार उनका रद्द कर दिया और उन्हें भी टैक्स का भुगतान करने के लिए उनको मजबूर किया गया था। अब सुल्तान्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने ज़मीन को मेजर किया और बहुत ही सावधानीपूर्वक उसका हिसाब उन्होंने रखना शुरू किया। कुछ पुराने सरदारों और ज़मींदारों ने सल्तनत के रेवेन्यू कलेक्टर्स और असेसर्स के रूप में काम किया। अब यहाँ पर 3 तरह के टैक्स बताए गए हैं आपको। पहला जो है वो बताया गया है कि टैक्स जो कि खेती पर लगता था, जिसे कहा जाता था खर्च। तो किसानों को अपनी उपज का लगभग 50% जो टैक्स था वो इसके रूप में चुकाना पड़ता था। दूसरा था वो पशुओं पर लगता था और जो तीसरा टैक्स था वो घरों पे लगता था। It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. तो ये बात याद रखने जैसी है कि उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तानों के नियंत्रण से बाहर था। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. तो दिल्ली से बंगाल की तरह दूर के जो दूसरे प्रांत थे उनको भी नियंत्रित करना मुश्किल था और सदर्न जो साउथ इंडिया था वहाँ पर कब्ज़ा करने के तुरंत बाद पूरा जो क्षेत्र था वो एकदम इंडिपेंडेंट हो गया था। इवन इन द गैंगेटिक प्लेन देयर वर forested areas that Sultanate forces could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas but only for a short duration. तो यहाँ तक कि जो गंगा के मैदान थे जो कि जंगलों से घिरे हुए थे, जहाँ सल्तनत की सेना घुस नहीं सकती थी, तो लोकल सरदारों ने इन क्षेत्रों पे अपना शासन स्थापित किया। कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद तुगलक जैसे शासक थे वो अपने क्षेत्र में अपना नियंत्रण लागू कर सकते थे ऐसी जगहों पर, लेकिन केवल कुछ ही समय के लिए वो कर सकते थे। Now next is chieftains and their fortifications, यानी कि सरदार और उनकी किलेबंदी। Ibn Battuta, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes fortified themselves in mountains, in rocky, uneven and rugged places as well as in bamboo groves. In India, the bamboo is not hollow, it is big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. The chieftains have in this forest which serve them as ramparts, inside which are their cattle and their crops. There is also water for them within, that is rainwater which collects there. Hence they cannot be subdued except by powerful armies, who entering this forest cut down the bamboos with specially prepared instruments. तो मोरक्को अफ्रीका के 14वीं मतलब शताब्दी में जो ये यात्री थे इब्न बतूता, तो उन्होंने बताया कि कभी कभी सरदार भी अपने आप को पहाड़ों में, चट्टानों में, आसमान और बिहड़ स्थानों के साथ साथ बांस के पेड़ों में भी गढ़ लेते थे, मतलब उसके अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। तो भारत में जो बांस है वो खोखला नहीं है, ये बहुत बड़े होते हैं, इसके कई हिस्से आपस में जुड़े हुए होते हैं ताकि और जो आग अगर कभी गलती से लगती है तो इन पर बिल्कुल भी असर नहीं कर सकती और वे पूरी तरह से मजबूत होते हैं। तो सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इन प्राचीर के रूप में सेवा देते हैं, मतलब एक गुफाओं की तरह इनको प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर मतलब उनके जो मवेशी और उनकी जो फसलें होती हैं उनके अंदर पानी भी है, यानी जो बारिश का पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है, इसलिए उन्हें शक्तिशाली सेनाओं के अलावा वश में नहीं किया जा सकता है। तो जो इन जंगलों में प्रवेश करते हैं विशेष रूप से तैयार किए जो उनके पास उपकरण होने चाहिए, यानी कि इक्विपमेंट्स होने चाहिए। साथ ही ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि इनको जो बाँस है इनको काट के फिर ही अंदर जा सकते हैं, ऐसे ये अंदर जा नहीं सकते। The Mongols under Genghis Khan invaded Transyoxania in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq rule.
This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultans dealt with this. तो चंगेज़ खान के अधीन मंगोल ने 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांजक्सिनिया पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत ने जल्द ही अपने हमले का सामना किया। तो दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के हमले अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसने दो शासकों को दिल्ली में एक बड़ी स्थायी सेना जो थी उसको जुटाने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसने एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती पेश की। तो यहाँ पे इसके आगे अब हम देखेंगे दो सुल्तान जिन्होंने किस तरह से इस चीज़ से वो निपटे। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।